नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने में हमें किन-किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आज हम इसमें इसके बारे में जो बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि हम कैसे फॉलो करते हैं कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में मशीन लर्निंग सिर्फ एल्गोरिदम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा प्रोसेस है जिसे हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बस डेटा लिया, मॉडल बनाया और रिजल्ट आ गया, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। एक सफल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कई स्टेप्स से होकर गुजरता है और अगर किसी स्टेप में गलती हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को शुरुआत से लेकर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप इसमें ये आता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन करना पड़ता है और आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपको पहले समस्या पहचानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इसमें है क्या। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में यह तय किया जाता है कि हम आखिर सॉल्व क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी समस्या ही साफ नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छा मॉडल बना ले उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ हमें यह समझना होता है कि समस्या क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग या प्रेडिक्शन से जुड़ी हुई है या नहीं। एज एग्जांपल हम देखें तो अगर हमें यह पता लगाना हो कि कई ईमेल स्पैम है या नहीं है तो यह क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर हमें किसी घर की कीमत प्रेडिक्ट करनी है तो यह रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। इस स्टेप में बिजनेस गोल और मशीन लर्निंग गोल को आपस में अलाइन किया जाता है। चलिए अगले स्लाइड की बात करें तो वो हमारा है डेटा कलेक्शन का। इसका दूसरा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का। मशीन लर्निंग पूरी तरह डेटा पर निर्भर करती है, जिसका जितना अच्छा और रिलेवेंट डेटा होगा उतना ही बेहतर मॉडल बनेगा। डेटा कई जगहों से आ सकती है, जैसे डेटाबेसेस, सीएसवी फाइल्स, एपीआईज, सेंसर्स, वेब स्क्रैपिंग और लॉग्स आदि ईटीसी। इस स्टेप में यह भी देखा जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे टेबल्स में होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमेज, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट आते हैं। गलत या इनकम्प्लीट डेटा पूरे मॉडल को कमजोर बना सकता है। अगले स्टेप की बात करें तो वो हमारा है डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। डेटा को समझना कि मतलब डेटा क्या है और हमें किस टाइप की डेटा की नीड है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे सीधे मॉडल में डाल देना सबसे बड़ी गलती होती है। पहले हमें डेटा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसे हम डेटा अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए कहते हैं। इस स्टेप में हम देखते हैं कि डेटा में कितनी रोज और कॉलम्स हैं, कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम ग्राफ्स, चार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा के अंदर छुपे पैटर्न्स को समझा जा सके। इससे हमें आउटलायर्स, मिसिंग वैल्यूज और डेटा इम्बैलेंस जैसी समस्याओं का पता चलता है। अब अगला स्टेप जो चौथा स्टेप है वो हमारा है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। मतलब डेटा की हम क्लीनिंग कैसे करते हैं। प्री प्रोसेसिंग से पहले हम क्लीनिंग भी करते हैं डेटा की, वो भी इसी स्टेप के अंदर आती है। डेटा प्री प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का सबसे टाइम कंज्यूमिंग लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। इसमें हम डेटा को साफ साफ और यूजेबल बनाते हैं। इस स्टेप में मिसिंग वैल्यूज़ और हैंडल किया जाता है, डुप्लीकेट डेटा हटाया जाता है और गलत वैल्यूज़ को करेक्ट किया जाता है। इसमें इसके अलावा कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे लेवल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग फीचर्स को स्केल किया जाता है ताकि सभी वैल्यूज़ एक ही रेंज में हो। अगर प्री प्रोसेसिंग सही नहीं होगी तो मॉडल कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। चलिए अब पांचवें स्टेप की बात करते हैं तो वो हमारा है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का वो स्टेप है जहां एक डेटा साइंटिस्ट अपनी क्रिएटिविटी और डोमेन नॉलेज का इस्तेमाल करता है। इसमें नए फीचर्स बनाए जाते हैं या पुराने फीचर्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि मॉडल बेहतर सीख सके। कई बार रॉ डेटा और डायरेक्ट मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। एज एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा डेट और टाइम दोनों है तो हम उससे डे, मंथ, वीकडेज जैसे नए फीचर्स निकाल सकते हैं। सही फीचर इंजीनियरिंग मॉडल की एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो अगर जो आप अच्छे से फीचर इंजीनियरिंग उसमें यूज कर रहे हो तो। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं जो छठा स्टेप है हमारा स्प्लिटिंग डेटा सेट। डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटना जो कि अपना अपना एक क्लास जनरेट करता है। इस स्टेप में पूरा डेटा सेट को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है।
ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल सीखता है, वैलिडेशन डेटा से मॉडल को ट्यून किया जाता है और टेस्टिंग डेटा से मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस चेक की जाती है। आमतौर पे 70-80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और बाकी टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। यह स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि मॉडल ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का शिकार ना हो पाए। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, जो स्टेप नंबर 7 है, वो हमारा है मॉडल सिलेक्शन। अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप मॉडल सिलेक्शन का। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा और अच्छे एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट दे सकता है। इसके लिए हम क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम जैसे मॉडल्स यूज करते हैं और रिग्रेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन, रिग्ड, लासो आदि यूज करते हैं। इस स्टेप में कई मॉडल्स को ट्रेन करके उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉडल ही बेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो वो हमारा 8वां मॉडल ट्रेनिंग है। मॉडल सिलेक्शन के बाद चुने गए एल्गोरिथम को मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इस प्रोसेस में मॉडल डेटा से पैटर्न सीखता है। यह स्टेप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पर आधारित है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल के पैरामीटर्स एडजस्ट होते हैं ताकि एरर्स मिनिमम हो सके। यह स्टेप कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, खासकर जब डेटा बड़ा हो। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, वो हमारा स्टेप नंबर 9 है, मॉडल इवोल्यूशन। ट्रेनिंग के बाद मॉडल की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, जिसमें मॉडल इवोल्यूशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफएनओ स्कोर जैसे मैट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम में एमएई, एमएसई, आरएमएसई जैसे मैट्रिक्स देखे जाते हैं। इवोल्यूशन से हमें पता चलता है कि मॉडल कितना रिलायबल और रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगा या कैसी एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करवाएगा। अगले स्टेप की बात करते हैं, जो हमारा स्टेप नंबर 10 है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में मॉडल के इंटरनल सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसके लिए ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यही हाइपर पैरामीटर मॉडल की परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह स्टेप मॉडल को और ज़्यादा एक्यूरेट और स्टेबल बनाने में मदद करता है। अगले स्टेप की बात करें तो वो स्टेप नंबर 11 है, मॉडल डिप्लॉयमेंट। जब मॉडल की पूरी तरह रेडी हो जाता है तब उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि मॉडल को किसी ऐप, वेबसाइट या एपीआई के जरिए यूजर्स तक पहुंचाना। यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही वो जगह है जहां मशीन लर्निंग का एक्चुअल यूज होता है। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं तो वो हमारा स्टेप नंबर 12 और लास्ट स्टेप है, जो कि मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस का है। डिप्लॉयमेंट के बाद भी काम खत्म नहीं होता, मॉडल को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना पड़ता है क्योंकि समय के साथ डेटा बदलता रहता है, जिसे डेटा ड्रिफ्टिंग कहते हैं। अगर मॉडल की परफॉर्मेंस गिरने लगे तो उसे रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं और वो ऐप आपको एवरी वीक या एवरी मंथ वो अपने ऐप को अपडेट कर रहा है, तो वही होती है मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस किसी भी लॉन्ग टर्म मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका एक छोटा सा पार्ट हम कंक्लूजन देखें तो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक कंटिन्यूअस और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसमें हर स्टेप की अपनी इम्पोर्टेंस है और किसी भी स्टेप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप इस लाइफ साइकिल को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप रियल वर्ल्ड लेवल पावरफुल मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।